ओशो अर्थात सागर में विलीन, अंततः परमात्मा में विलीन। सत्य की खोज में निकले प्रत्येक साधक का सामना एक दिन ओशो से हो ही जाता है। आज हम उस महान विचारक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बातें ठीक तरह से समझ आ सके इसलिए हमने इस पूरी चर्चा को 10 भागों में बांट दिया है। ओशो का जन्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओशो का जन्म 11 दिसंबर सन 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बरेली तहसील के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। अपने 11 भाई बहनों में ओशो सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन व माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो 7 वर्ष की उम्र तक ननिहाल में ही रहे। तो दोस्तों, आखिर आपने कभी सोचा है कि ओशो दूसरों से अलग क्यों थे? ओशो बचपन से ही गंभीर और सरल स्वभाव के थे। उनका प्रारंभिक विकास स्वतंत्र वातावरण में रूढ़िवादी विचारधाराओं से दूर उनकी नानी के घर हुआ। अपने विद्यार्थी जीवन में रजनीश बगावती सोच रखते थे। विद्यार्थी जीवन से ही ओशो कुशल वक्ता और तर्कवादी थे। अपने अध्यापकों के साथ वे अक्सर तर्कपूर्ण प्रश्न किया करते थे। इस संबंध में ओशो ने कहा था कि हर बच्चा अपने जन्म के साथ एक नई संभावना को लेकर जन्म लेता है, लेकिन समाज उसकी इस संभावना को दबा देती है, जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ओशो को अगर कुछ सबसे ज़्यादा पसंद थी तो वो थी किताबें पढ़ना। अपने पिता से उन्होंने किताबों के अतिरिक्त किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लिए। उनका पूरा घर किताबों से ही भरा रहता था। ओशो ने अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख से ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शिक्षा और करियर। सन 1956 में ओशो ने सागर विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में एमए किया। सन 1957 में वे रायपुर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, लेकिन उनकी अलग सोच और जीवन शैली को देखते हुए वहां के वाइस चांसलर ने उनका ट्रांसफ़र जबलपुर विश्वविद्यालय में करा दिया था, जहां वे लगभग 9 वर्ष तक फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। लेकिन यहाँ भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब तक ओशो ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधाराओं पर देश भर में अपना विचार रखा। वह 10-10 दिन का ध्यान शिविर भी आयोजित करते थे और जल्द ही उन्हें एक नए नाम से संबोधित किया। वह नाम था रजनीश, आचार्य रजनीश। नव आंदोलन की आधारशिला। ओशो ने 1966 में नौकरी छोड़ दी और नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। अब तक उनको पूरे देश में पहचान मिल चुकी थी। बड़े शहरों में उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे थे। वह एक बार में 40 से 50 हज़ार लोगों को एक साथ संबोधित किया करते थे। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया, अर्थात सागर में विलीन। आश्रम स्थापना की शुरुआत। साल 1970 तक ओशो की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। तब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर फंड इकट्ठा करना शुरू किया। 1974 में रजनीश ने कोरेगांव पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ओशो की यह गतिविधियां तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों का सिरदर्द बन चुकी थी। साल 1980 की बात है। ओशो स्वास्थ्यगत कारणों से अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1981 में ओरेगन यूनाइटेड स्टेट्स
वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। यहाँ ओशो ने पूरा साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। 64,000 एकड़ में फैली यह जगह $60 लाख में खरीद ली गई। कहा जाता है यह जगह रेसिडेंशियल नहीं थी और काफ़ी बुरी हालत में थी, पर ओशो के अनुयायियों द्वारा यह रजनीश मंदिर का शानदार सभागृह बनाया गया, जिसमें 25,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा रजनीशपुरम में सुख सुविधाओं से युक्त होटल और जैन पार्क बनाया गया था। यहाँ तक कि उनकी अपनी पुलिस, अपना न्यायालय और अपना अस्पताल भी था, और तो और शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डा भी बनाया गया था। ओशो की विवादों से भरी दुनिया। ओशो की फिलॉसफी पारंपरिक भारतीय विचारधारा से काफ़ी अलग थी। वे भोग और ऐश्वर्य का जीवन जीने का उपदेश दिया करते थे। उनका यह मानना था कि एक गरीब मुल्क अध्यात्म की राह पर नहीं चल सकता। इसके लिए उन्हें धन की निरर्थकता समझनी होगी। इसलिए उनके अनुयायियों में विदेशी धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोगों की संख्या काफ़ी थी। रजनीश के ऐसे समर्थक उन्हें महंगे तोहफे चढ़ावे के तौर पर दिया करते थे। कहा जाता है कि उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रोल्स रॉय की 90 कारें थीं। उनके भक्त चाहते थे कि उनके पास 365 रोल्स रॉय कारें हो और वह हर दिन अलग अलग कार में बैठे। ओशो कहते इससे उनके भक्तों को सुख मिलता है और वह उनका सुख नहीं छीनना चाहते। ओशो महंगी घड़ियों, डिजाइनर कपड़ों, लग्जरी लाइफ और रोल्स रॉय कार की वजह से हमेशा चर्चा में रहते थे। उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना और परवीन बाबी उनके भक्तों में से एक थे। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल सन्यासी बन के उनके ओरेगन आश्रम में माली का कार्य करते हुए और लोगों के झूठे बर्तन धोते हुए बिताया था। ओशो के भक्तों में ज़्यादातर बड़े ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और एक्टर्स शामिल थे। रजनीशपुरम, जो किसी विकसित शहर की तरह था, यहाँ रह रहे 7,000 लोगों में ज़्यादातर कॉलेज के छात्र थे। किसी पर भी किसी प्रकार का बंधन नहीं था। ओशो की शिष्य रह चुकी ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट कहती हैं कि वहाँ ख्वाबों का संसार था। वहाँ हंसी, आज़ादी, स्वार्थहीनता, सेक्सुअल आज़ादी, प्रेम और दूसरी तमाम तरह की चीज़ें थी। वहाँ शिष्यों से कहा जाता कि वे अपने मन की करें। आश्रम में मिली दैहिक स्वतंत्रता के कारण उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अमेरिकी सरकार का एक्शन और ओशो की भारत वापसी। 1980 से 1985 तक ओशो अमेरिका में रहे। रजनीशपुरम की भव्यता और अनुयायियों की बढ़ती संख्या देख स्थानीय प्रशासन डर गया था। उस समय के तत्कालीन ओरेगन की रोनाल्ड रीगन सरकार के लिए यह खतरा बन गया था। सरकार ने रजनीशपुरम पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी थी। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर प्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत और नशीले पदार्थ रखने के साथ साथ 35 अन्य आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर $4 लाख की पेनल्टी लगाई गई। इसके साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सज़ा सुनाई गई। अमेरिकी सरकार का रुख देख 21 देशों ने ओशो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन भी शामिल है। आखिर में 14 नवंबर 1985 को रजनीश अमेरिका से भारत लौट आए। यहाँ भी उन्हें सहयोग की जगह प्रतिबंधों का ही सामना करना पड़ा। उनके सारे विदेशी अनुयायियों का भारत में आने पर रोक लगा दिया गया।
फिर वे नेपाल चले गए और अपने नाम से भगवान शब्द का संबोधन हटा लिया। 1987 में ओशो नेपाल से अपने भारत स्थित पुणे आश्रम में लौट आए। वहाँ 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। ओशो की जीवन का सबसे बड़ा विवादित विषय। ओशो का तरीका दूसरे संतों से बहुत अलग था। वे उन विषयों पर बोला करते थे जिन पर पहले कभी किसी ने नहीं बोला। वह कहते थे, जीवन ही है प्रभु और न खोजना इसे कहीं। ओशो की दृष्टि में सन्यासी वह था जो नाम मात्र के धर्म और धार्मिक भावनाओं से न जुड़ा हो, क्योंकि जिस धर्म की लोग बात करते हैं वह धर्म मनुष्य के यौन भावनाओं के दमन की कोशिश करता है। यौन भावना पापपूर्ण घिनौना कार्य नहीं है। ओशो के अनुसार इस संसार में मनुष्य को समाधि का पहला अनुभव सेक्स से ही प्राप्त होता है। जो स्वाद उसने सेक्स के कुछ क्षणों में पाया, उसकी पूर्णता के लिए वह सारी जिंदगी भटकता है और अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाता है। संभोग से समाधि की ओर। पुस्तक के पब्लिक होने के बाद वे विवादों में घिर गए। ओशो ने अपनी इस पुस्तक में सेक्स को एक अनिवार्य कृत्य के रूप में बताया है। उनका मानना था कि मुक्ति की शुरुआत सेक्स में तृप्ति और तृष्णा को शांत करने के बाद ही शुरू होती है। रजनीश कहते थे कि जितनी आतुरता और होश के साथ तुम सेक्स में उतरोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन उनकी यह बात लोगों ने किसी और ही अर्थ में समझा और लोगों के बीच वे सेक्स गुरु के नाम से भी जाने जाने लगे। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य। लेकिन ओशो के जीवन में यह सत्य इतना जल्दी घटित होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। लंबे समय से कहा जाता रहा है कि जब ओशो जेल में थे तब अमेरिकी जेल अधिकारियों ने उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दे दिया था। उन्हें रेडियो एक्टिव तरंगों से लैस बिस्तर पर सुलाया गया, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मौत के नज़दीक जाते रहे। अमेरिका में दिए गए जहर का असर शुरू हो गया था। 6 माह में ही ओशो का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, लेकिन अपनी संतुलित जीवन शैली के कारण लगभग 5 वर्षों तक वे जीवित रहे। एक सुप्रसिद्ध लेखिका सू एपल्टन ने अपनी पुस्तक दिया अमृत पाया जहर में लिखा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा दिया गया जहर ही ओशो की मौत का कारण बना। अपने अंतिम दिनों में वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। धीरे धीरे उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिर वह दिन आ ही गया। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में द ग्रेट ओशो ने अंतिम सांसें ली। दुनिया को अध्यात्म की दिशा दिखाने वाले वह बुद्ध पुरुष परमात्मा में विलीन हो गए। उनकी समाधि पर लिखा गया, न पैदा हुए न मरे। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक धरती पर अवतरित हुए। ओशो की मृत्यु का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो किताब के लेखक अभय वैद्य के अनुसार 19 जनवरी 1990 को ओशो के आश्रम में डॉक्टर गोकुल गोकड़ी को उनके लेटर हेड और इमरजेंसी किट के साथ बुलाया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उन्हें ओशो के पास जाने ही नहीं दिया गया। काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद उन्हें ओशो की मौत की जानकारी दी गई और उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया। इतना ही नहीं, मौत के समय पर भी विवाद है। वैसे तो ओशो के आश्रम में सन्यासी की मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया जाता था, लेकिन ओशो की मृत्यु के घंटे भर बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
उनकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी, पर उन्हें बेटे की मौत की जानकारी देर से दी गई। ऐसी कई बातें हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठा। ओशो की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, मौत उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी साबित हुई। ओशो की मृत्यु के बाद आश्रम पर तथाकथित लोगों ने अपना अधिकार सिद्ध करना शुरू कर दिया था। आज आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपयों की है। किताबों और अन्य चीज़ों से 100 करोड़ से ज़्यादा की रॉयल्टी मिलती है। वैसे तो ओशो ने कभी खुद ही कहा था, कॉपीराइट वस्तुओं और चीज़ों का तो हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। थॉट्स आर नेवर हैव कॉपीराइट्स। लेकिन आज ओशो के विचार भी भारतीय अधिकार में नहीं आते। आखिर क्या था ओशो का लक्ष्य? वैसे तो स्पष्ट रूप से ओशो ने कभी अपना लक्ष्य जाहिर नहीं किया, लेकिन अपने मृत्यु के अंतिम वर्षों में उनकी चर्चा का मुख्य विषय एक ही बात रही थी, और वो थी भारत की सहिष्णुता की, टॉलरेंस ऑफ आवर कंट्री, अर्थात दब्बूपन। वे कहते थे कि हमारे देश के लोगों में किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस ही नहीं रहा। वे हर जगह बस झुकना जानते हैं। ओशो के अनुसार जवान व्यक्ति वो है जो भविष्य की ओर देखता है, और बूढ़ा व्यक्ति वो है जो अतीत की बातों में ही खोया रहता है। ओशो चाहते थे कि हमारा देश अपनी शक्ति का उपयोग सृजन के लिए करे, पूरी दुनिया के लिए एक नई संभावना पैदा करे।